जी, कर लो, जो बोर्ड पे लिखा वो नोट कर लो जल्दी से। इस चैप्टर में हमने ये देखा था कि हमें 3 टाइप के एनालिसिस पढ़ने हैं। फर्स्ट था सर मेरा स्वोट एनालिसिस, नेक्स्ट मैंने देखा पेस्टल एनालिसिस, अब आता है सर मेरा थर्ड, कौन सा, इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस सर क्या होता है? इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर मैं इंडस्ट्री के जो फैक्टर्स हैं, इंडस्ट्री के एस्पेक्ट में बात करूंगा कि वहां कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। पहला था स्वोट। स्वोट में देखा था अंदर की मजबूती क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरियां क्या हैं, मेरी ताकत से मैं अपॉर्चुनिटीज क्या कैसे आगे बढ़ सकता हूं, और मुझे खतरा किन किन लोगों से है, ये हमने देखा था स्वोट के अंदर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। पेस्टल के अंदर हमने सर देखा था कि मुझे बाहर के जो लोग थे, जो मैक्रो इन्वायरमेंट था, वो किस तरीके से मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा था। मैक्रो एनवायरनमेंट में हमने सर देखा था कि जो पॉलिटिकल आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो किस तरीके से थे, इकोनॉमिकल जो थे आपके वो किस तरीके से थे, सोशल जो फैक्टर्स थे वो किस तरीके से आपको इफेक्ट कर रहे थे, टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर थे वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहे थे, लीगल फैक्टर्स थे वो, और एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स थे वो किस तरीके से आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे थे। अब सर बात आती है हमारी इसके नेक्स्ट, जो थर्ड आपका नेक्स्ट एनालिसिस है वो है सर हमारा इंडस्ट्री एनालिसिस, कि एक इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं सर जो किसी बिजनेस को इफेक्ट करती है। इन इंडस्ट्री एनालिसिस टेक अ सर्वे ऑफ द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मीनिंग क्या, एक होती है कंपनी और एक होती है इंडस्ट्री। सर दोनों में डिफरेंस बता दो पहले, तो बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। आपको पता है? चलो आप लोग बताओ, आपको बताया दो। चलो मैं बता देता हूं, आप लोग सुन लो, ठीक है, फिर आप उसको याद रखना। सर एक होती है कंपनी। कंपनी का मतलब कोई पर्टिकुलर फील्ड में जो काम कर रही है उसको मैं कंपनी बोलूंगा। जैसे हमने अभी देखा था नवरत्न में बेल, गेल, सेल, ये सब सर स्टील की कंपनीज थी, है ना। स्टील कंपनी जो है, जैसे बेल है, सॉरी आपकी सेल है, सेल क्या है आपकी, एक स्टील कंपनी है, स्टील कंपनी सेल है। ऐसे ही एलन मित्तल की भी एक स्टील कंपनी है, ऐसे ही बहुत सारी स्टील कंपनीज हैं। तो इंडिविजुअली अगर कोई खुद के लेवल पे काम करता है वो आपकी क्या है, वो एक कंपनी बोलते हैं। और जब हम लोग उसी सेक्टर की सारी कंपनीज को कंबाइन कर दें सर, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का एनालिसिस करना, इट मींस जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो सर, उस फील्ड के अंदर जो कंपनीज हैं उन सबका आप सर्वे करो बिफोर सेटिंग अप एन एंटरप्रेन्योरल इंडेवर। जो आप अपना एंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट करना चाहते हो उससे पहले क्या करो, उस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उन सबका सर आप क्या करो, एक सर्वे करो डिटेल के अंदर, डेप्थ के अंदर। वो करने के बाद सर क्या करना है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस। सर पोर्टर ने 5 फोर्स बताई है, वो 5 फोर्सेस कौन सी है वो मैं डिस्कस करनी है। वो बताती है टूल इज सिंपल है, मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे पता चलेगा सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, बट कैसी है, पावरफुल टूल है टू इवैल्यूएट द पावर ऑफ बिजनेस। हम लोग जब ये वो 5 फोर्सेस देखेंगे तो हमें पता चलेगा सर अच्छा ये इतनी सिंपल है बट ये इतनी पावरफुल है कि बिजनेस के लिए सारा एनालिसिस करके हमें निकाल देती है, सारा निचोड़, सारा क्रक्स हमें प्रोवाइड करवा देती है। एज पर दिस मॉडल एन एंटरप्राइज इज एक्सपोज्ड टू कंपटीशन फ्रॉम द फॉलोइंग फोर्सेस। कह रहे इस मॉडल के हिसाब से, इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो कुछ पैरामीटर्स हैं ये सारी चीजें क्या करती है सर, कंपटीशन करती है, इन सब को हमें एक्सपोज करती है। ये सारे फैक्टर्स हमें देखने होते हैं सर। सबसे पहले क्या है सर, सप्लायर पावर। अगर जो सप्लायर है वो पावर में होगा, मैं सिंगल सप्लायर हूं, जो मर्जी प्राइस रखूं कौन रोकने वाला है, जैसा मर्जी प्रोडक्ट बनाऊं कौन रोकने वाला है, आना पड़ेगा ना लोड करके मेरे पास ही। भाई एक आपके मोहल्ले के अंदर एक ही दुकान है और अब क्या उसका नेचर चाहे कैसा भी हो आपको जाना पड़ेगा ना, क्योंकि पास में दूसरी कोई शॉप है ही नहीं, तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। सर सप्लायर की अगर पावर है, सप्लायर में रेज प्राइसेस ऑफ द मटेरियल्स, वो चाहे तो मटेरियल के प्राइस बढ़ा सकता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इसकी मर्जी और कोई यही नहीं, मेरी मर्जी, मैं ये मारकर 20 का बेचूं, 30 का बेचूं, 50 का बेचूं, जा दूसरे से ले आ, कोई है पास में क्या, नहीं है, किससे लाओगे, आना पड़ेगा सर। अगली बार क्या सर 60 का हो गया है ना। The more we are dependent on a particular supplier, the more powerful he becomes. जैसे ही आप एक किसी पर्टिकुलर सप्लायर पे ज्यादा डिपेंडेंट रहोगे, आप उसके पास जाओगे ना तो क्या है, वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट रहोगे तो वो आपका नाजायज फायदा उठाएगा। तो इसलिए आपको डिपेंडेंट किसी पे भी नहीं होना, किसी भी
सप्लायर पे अगर आप ज़्यादा डिपेंडेंट रहोगे सर, तो वहाँ पे क्या है, फायदा ज़्यादा उठाया जाएगा। ऐसे एरिया के अंदर अगर मैं मेरा बिजनेस करूँ, सप्लायर अकेला ही है, तो हमें जो बायर्स हैं उनको दूसरी चॉइस मिल जाएगी ना। जी सर। बायर्स पावर, बायर्स पावर क्या है, जैसे मान लो बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर के चले गए, यहाँ पे क्या है, बायर्स में स्विच टू अदर प्रोडक्ट्स। हमारे पास अरे तू नहीं, तेरा तो कोई बात नहीं, दूसरा रहा, दूसरा नहीं तो तीसरा रहा, तीसरा नहीं तो चौथा रहा, इतने सारे नंबर ऑफ सेलर्स हैं। सर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, सर इसके पास एक कंपनी का है, दूसरे के पास किसी और कंपनी का, तीसरे के पास किसी और कंपनी का, और सारी कंपनी एक जैसी है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है और ब्लैक वाली पीनी है, कोका कोला चाहिए तो कोक पी लूंगा, कोक नहीं मिली तो पेप्सी पी लूंगा, पेप्सी नहीं तो थम्स अप पी लूंगा, है ना। ऐसे ही अदर जो आपकी लोकल्स आती है, जैसे आपकी एक्साल्टा आ गई और आ गई, इनमें से जो भी मुझे ठीक लगी मैं वो पी सकता हूँ। या मेरी इच्छा है मुझे कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है, तो मुझे क्या जरूरी है क्या, ड्यू मिलेगी तो ही पीऊंगा, स्प्राइट मिलेगी तो ही पीऊंगा, कोई भी पी सकता हूँ ना। तो बायर जो क्या कर सकते हैं, मैं स्विच टू अदर प्रोडक्ट्स, मुझे ठंडक का एहसास चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, जरूरी है क्या, फ्रूटी पी सकता हूँ, माजा पी सकता हूँ, स्लाइस पी सकता हूँ। द मोर नंबर ऑफ बायर्स मोर विल बी देयर बार्गेनिंग पावर एंड हेंस बिकम मोर पावरफुल। अब क्या होता है, जैसे आप कहीं पे जाते हो, बोले भैया भैया मुझे क्या करना है, ड्रेसेस लेनी है, ड्रेस दिखाओ। 5 दोस्त चले गए एक साथ में, 5 फ्रेंड्स ने जाकर के बोला ड्रेस दिखाओ, सबको एक एक लेनी है। तो आपने जैसे ही देखा उसने रेट्स जो बताया, आप क्या बोलोगे, भैया बताओ 5 लेनी है, 5 के रेट बता दो आप तो में। तो क्या है, जितनी क्वांटिटी बढ़ाओगे उतनी क्या होगी, आप बार्गेनिंग ज्यादा कर पाओगे ना एज ए बायर। तो जैसे ही आप ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, ज्यादा आप बार्गेनिंग कर पा रहे हो, तो आप क्या होगे, ज्यादा पावरफुल हो गए। तो देखना कि बायर ज्यादा पावरफुल है उस एरिया के अंदर या फिर सेलर ज्यादा पावरफुल है। रिवेलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स, राइवलरी का मीनिंग क्या है, लड़ाई खींचतान। मुझे लगता है ये तो मेरा ग्राहक नहीं है, ये तो दूसरे का ग्राहक है, दूसरे का कस्टमर है। तो कितनी खींचतान उस इंडस्ट्री में है भैया। जैसे ही कोई आगे से निकल रहा है, आवाज लगा ली, हाँ भैया इधर आजा, बता चीनी कितने रुपए की लाया, 40 रुपए किलो, अरे मेरे से लेता मैं 38 रुपए दे रहा था, है ना। तो लेग पुलिंग वहां पे कितनी चल रही है वो देखना। रिवेलरी मीन्स कॉम्पिटिटिव फर्म्स सेलिंग सब्स्टिट्यूट और सेम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या तो सेम बेच रहे हैं, सब्स्टिट्यूट बेच रहे हैं। आपने क्या किया, आप मैगी लेने गए, मैगी 12 रुपए की मिल रही थी मार्केट में, मैंने कहा मैगी मेरे पास बढ़िया, देखिए ये वाली देख मैं 10 में दे रहा हूँ, क्यों 12 लगा करके आया। इवन मैं लॉस उठा रहा हूँ, बट क्या है, रिवेलरी जो फर्म्स होती है उनका काम ही क्या है, दूसरों के कस्टमर्स कैसे तोड़े। द मोर रिवेल फर्म्स आर देयर इन मार्केट, द वीकर विल बी द पोजिशन ऑफ बिजनेस। जितनी ज्यादा रिवेलरी होगी, जितनी ज्यादा खींचतान होगी, जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन होएगा, तो जो मार्केट में जो पोजीशन है वो क्या होगी सर, वीक रहेगी। मार्केट की पोजीशन का मतलब अगर आप वहां पे जाना चाहते हो तो वहां पे आपको भी ऐसा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। एज बोथ बायर एंड सेलर हैव ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। इसके अंदर क्या होता है सर, बायर को भी क्या है, तेरे से लूंगा, किसी और से लूंगा, किसी और से लूंगा। सेलर तेरे को बेच दूंगा, तू नहीं आएगा कोई और आएगा, वो नहीं आएगा कोई और आएगा। इट मीन्स क्या है सर बात ऐसी है कि बायर के लिए सेलर्स की कमी नहीं है और सेलर्स के लिए बायर्स की कमी नहीं है, और कोशिश में किस में लगे रहते हैं सर, दूसरों के ग्राहक तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्री, न्यू एंट्रेंट्स, जो नए लोग आ रहे हैं उनका खतरा। सर 4 दिन की चांदनी फिर देरी रात। और एक और कहावत भी हमारे यहाँ, क्या, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। एक बार लेकिन जैसे कोई नया आया ना, तो नया आते ही क्या होता है, लोग भाग करके टूट पड़ते हैं। जैसे मान लो फ्रूट्स हैं, अभी मैंगो का सीजन जब आया था, तो आम चाहे अच्छे आ रहे हो ना आ रहे हो, लेकिन क्या है, आम दिखे, अरे यार मैंगो आ रहे हैं मार्केट में, मुझे तो खाने हैं, मुझे तो लेके आने, चाहे वो 150 रुपए किलो क्यों ना हो। आज वो देख लो, आज वो 50 रुपए किलो है, 40-50 रुपए होंगे ना। तो यही तो बात है सर, जो नया आएगा एक बार हम लोग उसकी ओर मूव जरूर करेंगे। द पावर ऑफ एन एंटरप्राइज इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू प्लेयर्स टू एंटर इनटू द मार्केट। जैसे ही कोई नया प्लेयर आएगा मार्केट के अंदर, एक बार क्या होगा, एक बार आपकी डिमांड में कमी आएगी ही आएगी। इफ ए मार्केट हैज स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री, लेकिन आपकी एसोसिएशन ऐसी है कि आप जल्दी से किसी नए को नहीं आना देते, तो द मोर पावरफुल पोजीशन इट कैन मेंटेन। अगर कोई नया नहीं आएगा तो आप जितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हो वही हो, अगर वही लोग हैं तो फिर क्या होएगा, उनकी वो ज्यादा पावरफुल रहेंगे ना। जनरली हम लोग इसका एग्जांपल अगर देखें, सर जो लोअर क्लास वर्कर्स आपके होते हैं, कोई सफाई वाला है, आप एक काम करो, एक सफाई वाले को 3 दिन नहीं है, उसके पैसे काट के दिखा दो। अगर काटोगे तो वो क्या बोलेगा, ठीक है कल से मैं नहीं आता,
और दूसरा आएगा तो कैसे आ जाएगा, बोल दूंगा सर अरे यहाँ मत जाना, ये आदमी पैसे नहीं देता, ना तो खुद काम कर रहा वो, ना किसी दूसरे को करने दे रहा। तो इस तरीके से अगर और नया कोई अगर आएगा सफाई वाला, उनके साथ सोचते हैं तो वो कहते हैं हमारी एसोसिएशन में हम नए किसी को शामिल करेंगे नहीं, इंक्लूड करेंगे ही नहीं। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं, अगर न्यू एंट्रेंस में बैरियर्स लगे हुए हैं, कोई फ्रीली उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता, तो उनकी पोजीशन क्या होती है सर, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ योर प्रोडक्ट में हैम्पर योर पोजीशन। आपका जो सब्स्टिट्यूट है वो कैसा है, अगर स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट है तो आपकी पोजीशन क्या है, जल्दी ही अच्छी, आपकी पोजीशन को वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, जो आपका सब्स्टिट्यूट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर उसका इफेक्ट आप पे ज्यादा नहीं आएगा। द मोर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल द वीकर विल बी योर पोजीशन। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो लोगों के पास उतनी ज्यादा चॉइस होगी, और जितनी ज्यादा चॉइस होगी आपकी पोजीशन क्या होगी सर, हमारी पोजीशन सर उतनी ही ज्यादा वीक होती जाएगी। आया समझ जी सर। तो हमने देखा सर अभी क्या, इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस में 5 फैक्टर सर हमारे थे। फर्स्ट था सप्लायर की पावर क्या है, सेकंड हमने देखा सर बायर की पावर क्या है, थर्ड देखा हमने जो रिवलरी फर्म्स जो है सर हमारी जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनके बीच में मारकाट लड़ाई झगड़े कितने हैं, फोर्थ सर हमने देखा न्यू एंट्रेंस, नए जो लोग आ रहे हैं उनसे हमें कितना खतरा है, और पांचवा देखा सर जो एग्जिस्टिंग जो हमारे सब्स्टिट्यूट्स हैं उनसे हमें क्या क्या थ्रेट्स हैं। ये सारा एनालिसिस अगर हम लोग कर लेते हैं सर, उसके बाद हम लोग कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बारे में डिसीजन लेते हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर। ये हमारे तीनों एनालिसिस कंप्लीट हुए। कौन कौन से सर, स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल और इंडस्ट्रियल एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, एंजॉय योर डे, घर पे रहो, पढ़ाई करो, और टारगेट रखना है सर क्या, फर्स्ट रैंक इन सी सीट। ओके बाय। हाँ जी, नोट कर लो ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग प्रोसेस। अब बात आती है सर एनवायरमेंटल स्कैनिंग प्रोसेस क्या होती है। जो एनवायरमेंट उसको स्कैन हम लोग किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से सर हम लोग समझेंगे एनवायरमेंट को, उसको हम लोग बोलते हैं सर एनवायरमेंटल स्कैनिंग प्रोसेस। इट बिगेन्स विद गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ये कहां से स्टार्ट होता है सर, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने से। किसके बारे में, अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करना, वहां से सर ये स्टार्ट होता है। स्कैनिंग इंक्लूड्स ए ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। इसके अंदर सारी एक्टिविटीज आ जाती है सर। कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो सर हम लोग देखते हैं। सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। सर एनवायरमेंटल की हमें स्कैनिंग करनी है तो किस किस टाइप की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए सर उसके लिए रिसोर्सेज क्या रहने वाले हैं, कैसे मैं उनको इकट्ठा करूंगा। मैं लोगों से मिलकर के इकट्ठा करूंगा, मैं किसी बुक के में स्टडी करके देखूंगा, मैं कोई लिटरेचर पढ़ करके देखूंगा। सर कैसे मैं कहां से जो इंफॉर्मेशन है वो ढूंढ करके लाऊंगा। चूजिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज फॉर स्कैनिंग। उनमें से ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है सर जो मुझे मेरी स्कैनिंग में काम आने वाली है, या ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मैं सेलेक्ट कर लूं तो मेरी स्कैनिंग जो है वो अच्छी हो जाए सर। तो जो भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी उसमें से आप कुछ इंफॉर्मेशन क्या करोगे, चूज करके सेलेक्टिव बेसिस पे निकाल लोगे। ठीक है जी। आइडेंटिफाइंग द क्राइटेरिया फॉर स्कैनिंग। उसके बाद सर क्या करना है, मुझे क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा सर। किस चीज का सर, मुझे स्कैनिंग का क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि किस बेसिस पे या किस लेवल तक मैं स्कैनिंग करना चाहता हूं। कैरिंग आउट स्कैनिंग प्रोसेस। क्या हुआ सर, हमने इकट्ठा किया, सिलेक्टिव चीजें हमने निकाल ली, उसमें से हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया। अब क्या है, अब काम भी तो करो ना, या बैठ के बातें मारते रहोगे। अब सर हम लोग करेंगे स्कैनिंग प्रोसेस को। स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई सर, उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे ना उसको, असर्टेनिंग स्कैनिंग रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स आए हैं, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ रिक्वायर्ड। और अगर हमें लगा कि उसके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उन चीजों में चेंजेस करेंगे। क्या थे सर हमारे 5 स्टेप थे सर। गैदरिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर स्कैनिंग। स्कैनिंग के लिए सर हमारे पास सर्च करना है पहले सर, हमें सर्च फॉर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की रिसोर्स, इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज जो है वो कौन कौन से रहने वाले हैं सर। उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे सर जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर करी थी उसमें से कौन से रिसोर्सेज जो है वो हमारे रहने वाले हैं। उसके बाद सर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्राइटेरिया क्या रहने वाला है स्कैनिंग का,
क्राइटेरिया डिसाइड होने के बाद सर हम लोग प्रोसेस करेंगे स्कैनिंग की, प्रोसेस करने के बाद सर हम लोग रिजल्ट असर्टेन करेंगे, और रिजल्ट असर्टेन करने के बाद सर क्या है, हम लोग देखेंगे कहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग इंप्रूवमेंट करने की हमारे पास चांसेस हैं। ठीक है सर। अब बात आती है सर टाइप्स की, कितने टाइप की इन्वायरमेंट स्कैनिंग होती है? सर 3 टाइप की आपकी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होती है। कौन कौन सी सर? पैसिव स्कैनिंग, एक्टिव स्कैनिंग और डायरेक्टेड स्कैनिंग। पैसिव स्कैनिंग, एक्टिव स्कैनिंग, एक्टिव पैसिव पढ़ा था ना अपन, तो एक्टिव स्कैनिंग और पैसिव स्कैनिंग और डायरेक्टेड स्कैनिंग। सबसे पहले देखते हैं सर पैसिव स्कैनिंग। पैसिव स्कैनिंग में क्या होगा सर, आराम से स्मूथली करना है, कोई बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। एफर्टलेस स्कैनिंग इज पैसिव स्कैनिंग, एफर्टलेस, इट इज परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली। ये क्या होती है सर, ये रेगुलर चलती ही रहती है, ऐसा नहीं है अब हम लोग स्कैनिंग कर रहे हैं फिर रोक देंगे, फिर करेंगे फिर रोक देंगे ना, कंटिन्यूअसली आपकी स्कैनिंग जो इसमें क्या होती है, चलती ही रहती है। द रिजल्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ स्कैनिंग हेल्प्स इन टेकिंग एडॉक डिसीजंस ओनली। केवल जो आपके एडॉक डिसीजंस है वो लेने के लिए सर ये काम आती है। एडॉक डिसीजंस लेने के लिए कौन सी स्कैनिंग काम आएगी सर? एडॉक डिसीजंस लेने के लिए काम आएगी सर हमारी पैसिव स्कैनिंग। कब आएगी सर? तो ये आती है सर कि जो हमारे न्यू प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं, अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड फॉर मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। क्या रहेगा सर? ये हमें बताएगा जो भी हमारे न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से हमें मार्केट में लॉन्च करना है, क्या करना है, क्या चेंजेस हमें करने हैं, उसके बारे में बात करता है सर। उसके बाद आती है एक्टिव स्कैनिंग। एक्टिव में सर हमें एफर्ट्स भी बहुत लगाने पड़ेंगे, प्रॉपर अटेंशन देना पड़ेगा। अच्छा, इट रिक्वायर्स हायर डिग्री ऑफ अटेंशन, हमें डूब करके ध्यान दे करके इसमें काम करना पड़ेगा सर। इट इन्वॉल्व्स स्कैनिंग थ्रू एग्जिस्टिंग सोर्स और कंटिन्यूअस रिसोर्सेज। सर ये स्कैनिंग जो है इसमें किसके थ्रू करेंगे? एग्जिस्टिंग सोर्सेज के थ्रू या फिर कंटिन्यूअस सोर्सेज के थ्रू, विच रिक्वायर्स मोर अटेंशंस। एग्जिस्टिंग सोर्सेज कौन से सर? लिटरेचर जो है हमारा वो एग्जिस्टिंग सोर्सेज, या फिर कंटिन्यूअस जो आपकी मंथली मैगजीन्स आती है, रेगुलर मैगजीन्स जो उस फील्ड की अपडेट होकर के आ रही है, वहां से सर क्या करोगे आप? अपने रिसोर्सेज को उठाओगे, इंफॉर्मेशन उठाओगे और स्कैनिंग करोगे। इट इन्वॉल्व्स selecting continuous resources and supplementing them with existing resources for better results of scanning। हम लोग क्या करेंगे सर? सेलेक्ट करेंगे कंटिन्यूस रिसोर्सेज को एंड सप्लीमेंटिंग देम विद एग्जिस्टिंग। जो हमारे नए रिसोर्सेज आए उनको हम लोग सप्लीमेंट करेंगे किसके साथ? एग्जिस्टिंग के साथ। और फिर क्या करेंगे? दोनों को मिक्स करके जो अच्छा है उसके बेसिस पे सर हम लोग बेटर रिजल्ट्स निकाल करके लाएंगे। उसके बाद आती है सर डायरेक्टेड स्कैनिंग। डायरेक्टेड स्कैनिंग का मतलब क्या है सर? एक्टिव स्कैनिंग जो है ना वो किसकी? किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, किसी स्पेसिफिक आइटम की अगर करनी है तो उसको सर हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड स्कैनिंग। हियर स्कैनिंग इज डन यूजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ओनली। यहाँ पे क्या था आपके? एग्जिस्टिंग एज वेल एज कंटिन्यूअस था, बट यहाँ पे जाकर के क्या बच गया सर? एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ही काम आएंगे। कंटिन्यूअस रिसोर्सेज अगर हम लोग काम नहीं लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? अगर हम लोग केवल एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से स्कैनिंग कर रहे हैं एंड क्या सर? हम लोग किसी स्पेसिफिक आइटम के लिए स्कैनिंग कर रहे हैं तो उसको सर हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड स्कैनिंग। ठीक है, ये आपका हुआ सर टॉपिक कंप्लीट, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। उम्मीद कर रहा हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो भी जैसा आपका कमेंट्स, जैसा आपको वीडियो लगा वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें, और ऐसे ही एनवायरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड मोर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी। सी सीट का एनवायरमेंटल और एंटरप्रेन्योरशिप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीशन के कगार पे है। ऐसे ही लेक्चर्स को एंजॉय करते रहो। आपका सपोर्ट अगर मिलता रहेगा तो हम लोग भी मोटिवेट होते रहेंगे सर आपके लिए ऐसे ही और नए नए लेक्चर्स बनाने के लिए। गुड डे, एंजॉय योर स्टडीज, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।